ओके, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स से स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ने वाले हैं आज कुग्नोसी में क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। जो भी हम ड्रग्स पढ़ रहे हैं कुग्नोसी में, जो भी क्रूड ड्रग्स जो भी हमें प्लांट से, एनिमल से, या मिनरल सोर्सेज से, या मरीन सोर्सेज से मिलते हैं, वो सब कहलाते हैं मेरे कौन से, नेचुरल सोर्सेज ऑफ ड्रग्स। मतलब जो भी क्रूड ड्रग्स हमको मिल रहे हैं, उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे और एक नया फॉर्म बना करके रेडी करेंगे। लेकिन हमें उसके लिए पहले कच्चा माल चाहिए, और कच्चा माल हमें जहां से भी अवेलेबल होता है, उसका हमने कुछ क्लासिफिकेशन करके रखा हुआ है, ताकि उसको ढूंढने में आसानी हो, उस चीज के बारे में पढ़ना थोड़ा इजी हो जाए। क्योंकि हम सिर्फ खुद नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग बुक्स प्रेफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले नेचुरल सोर्सेज क्या क्या हो गए मेरे। पहला हो गया प्लांट्स, माइक्रोब्स, एनिमल्स और मरीन ऑर्गेनिज्म। समुद्र के नीचे वाला जो पार्ट होता है वो कहलाता है मरीन सोर्सेज। ठीक है, यहाँ से हमको क्या मिल रहे हैं, हमारे ड्रग्स मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें से कुछ प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, इन सब की एक डीप स्टडी करते हैं। लेकिन डीप स्टडी करने के बाद क्या होगा, हमें इसको प्रॉपर अरेंजमेंट में रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई डिक्शनरी पढ़ रही हूँ, डिक्शनरी किसने बनाई है, किसी भी थर्ड पर्सन ने बनाई है, बट उसको पढ़ते बहुत सारे लोग हैं। अगर उसको सिस्टमैटिक अल्फाबेटिकली नहीं बनाया जाता, तो क्या होता, कोई भी पर्टिकुलर वर्ड को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता। इसलिए हमने क्या करा है, जो भी ड्रग्स मेरे पास हैं, हमने उसको क्लासिफाई किया है, उसको अरेंज करने के लिए उसका क्लासिफिकेशन सेट किया हुआ है। ठीक है, जनरली 7 भागों में हमने इसको बांटा है। सबसे पहला होता है अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा टेक्सोनॉमिकल, तीसरा मॉर्फोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल, केमिकल, ठीक है, कीमोटेक्सोनोमियल और सेराटेक्सोनॉमिकल। ये हमारे 7 प्रकार के क्लासिफिकेशन है, जिसके हिसाब से हम अपनी ड्रग्स को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, ताकि कोई भी अनदर बंदा या कोई भी अनदर पर्सन अगर उसको सर्च करना चाहे तो इजीली उसको आसानी से सर्च कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या बोला है, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, डिक्शनरी सबने यूज की है। उसमें क्या होता है, सबसे पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी, फिर डी। हमारे जो अल्फाबेट्स होते हैं वो अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। तो हमारे इस अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में भी यही वाला प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। ये सबसे सिंपलेस्ट वे होता है क्लासिफिकेशन का। जितनी भी क्रूड ड्रग्स होती हैं, या फिर उनके जितने भी इंग्लिश नाम्स होते हैं, ठीक है, हम उसको लैटिन वर्ड से कम और इंग्लिश नाम से ज्यादा प्रेफर करते हैं। जो हम ज्यादातर यूज करते हैं ना, वो वाले नामों से उसको अरेंज करते हैं। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, अल्फाबेटिकली अरेंज करके सेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे कि इसके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे इंडियन फार्माकोपिया। अगर तुम्हें किसी भी पर्टिकुलर ड्रग का असली ढूंढना है, तो तुम अगर उसको सर्च करोगे तो वो अल्फाबेटिकली ही तुमको मिलेगा। अगर तुम्हारी ड्रग का नाम पी से स्टार्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल पैरासिटामोल, तो तुमको सबसे पहले कौन से अल्फाबेट पे जाना पड़ेगा, पी जहां से स्टार्ट होता है। फिर वहां से आप क्या ढूंढोगे, ए। ठीक है, पी के बाद ए ढूंढोगे, फिर उसके बाद आर ढूंढोगे। फिर इस टाइप से क्या करोगे, अल्फाबेटिकली सारी चीजों को सर्च करोगे, और फाइनली तुमको पैरासिटामोल खोजना ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन से एग्जाम्पल्स दिए हैं, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, ठीक है, ब्रिटिश हर्बल फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, फार्मास्यूटिकल कोडेक्स, और फिर यूरोपियन फार्माकोपिया। ये सारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं। इन सारी स्टैंडर्ड बुक्स में ड्रग्स की एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी होती है, एक स्टैंडर्ड सेट बना के रखा होता है, कि अगर मुझे किसी भी उसका 0.1 नॉर्मल एचसीएल बनाना है, तो आईपी जो है, इंडियन फार्माकोपिया जो है, उसमें हम देखेंगे कि मुझे 1 नहीं 0.5, मतलब क्या बोलते हैं, 1 नॉर्मल एचसीएल कैसे बनाना है। ठीक है, 0.1 नॉर्मल एचसीएल, या फिर उसकी मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, या फिर उसका मोलैलिटी कैसे निकालते हैं, ये सबका एक फॉर्मूला जो है वो आईपी में ऑलरेडी मेंशन है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड बुक है, ऑथेंटिक बुक है। ठीक है, दूसरा इसके मेरिट्स क्या होते हैं, इसके कुछ फायदे भी होते हैं। सबसे पहले तो ढूंढना आसान हो जाता है, जो भी एंट्रीज होती है उसमें किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, मतलब इसको ढूंढना, ड्रग की एंट्री करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। मान लो अगर तुमने कोई भी नई ड्रग डिस्कवर की है,
ठीक है, अगर मान लो कि वो स्टार्ट होती है तुम्हारी पी से या फिर आर से, तो क्या होगा, जनरली तुम उसे कहाँ ऐड करोगे, आर वाले इंडेक्स में, जहाँ पे स्टार्टिंग आर के सारे अल्फाबेट्स हटा के कहाँ पहुंचोगे, डायरेक्टली आर पर। और उसके बाद उसके ड्रग का नाम जो भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग उसको वहां पर हम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ये था मेरा अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। दूसरा क्या बोला गया है, टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। टेक्सोनॉमिकल का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, पूरी तरीके से बोटेनिकल क्लासिफिकेशन। बोटेनिकल मतलब देखो, जब मैं किसी ड्रग का प्रिंसिपल पढ़ती हूँ, उसका नेचुरल रिलेशनशिप पढ़ती हूँ, ठीक है, जैसे कि हमारी ड्रग की किंगडम क्या है, हमारी ड्रग का फाइलम क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, किस जीनस से और किस स्पीसीज से बिलोंग करता है, तो हम क्या करेंगे, हमारे ड्रग को हम इसी ऑर्डर में लगाएंगे, उसके किंगडम के अकॉर्डिंग, उसके फाइलम, उसकी फैमिली, उसकी स्पीसीज, इसके अकॉर्डिंग हम उसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सिनेमन बार्क है, ठीक है, अब हमें इसको क्या करना है, इसको हम किस में रखा रहे हैं, टेक्सोनोमिक ऑर्डर में। ठीक है, टेक्सोनोमिक ऑर्डर में लगाएंगे तो भाई सिनेमन क्या है, वोलेटाइल ऑयल पाया जाता है। ठीक है, कौन सी स्पीसीज है, ये उस स्पीसीज के अंदर आएगा। पर्टिकुलर ये टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन हम कब प्रेफर करते हैं, जब हमें थोड़ी बहुत अच्छी नॉलेज होती है पर्टिकुलर किसी भी ड्रग के बारे में। जब अगर मुझे उसकी फैमिली, स्पीसीज, जीनस, ठीक है, इसके सिनोनियम्स पता होते हैं तो इसका ढूंढना थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन जब हमें इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, तब हमें इसको थोड़ा सा सर्च करने में डिफिकल्टीज आती हैं। ठीक है, जैसे कि देखो, यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाई है, इसमें तुम्हें प्लांट किंगडम के हिसाब से ड्रग को क्या किया हुआ है, अरेंज किया हुआ है। ठीक है, अब प्लांट किंगडम के हिसाब से मान लो, देखो एल्गई, फंगस, ये सब कहाँ रखे हैं, एक साइड रखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरे प्लांट हैं जो कि हमारे ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में पाए जाते हैं, जिसमें लाल मिट्टी चाहिए या हरी, सॉरी, ब्लैक सॉइल चाहिए, ये सब इसके अकॉर्डिंग इसको अलग से सेपरेट किया गया है। ठीक है, इसके बाद जो ठंडे क्लाइमेट्स में पैदा होते हैं, जिसमें रूट्स, लीव्स, स्टेम्स वगैरह सब यूज होती हैं, ठीक है, उसको अलग हिसाब से रखा गया है। ठीक है, मतलब हमने क्या किया है, सबको अलग अलग प्रॉपर्टीज के हिसाब से डिवाइड कर दिया गया है। तो वो कहलाता है मेरा टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसके हमको क्या मिलती है, अगर हम टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन प्रेफर करते हैं पढ़ने के लिए, तो इसमें क्या होता है, हमें बहुत अच्छी स्टडी मटेरियल या फिर एक नई खोज करने को मिलता है। जब हम कोई चीज खुद से ढूंढते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं ना, वो चीज कहीं ना कहीं हमारे माइंड को हिट करती है और हमें लंबे टाइम तक याद रहती है। बुकिश लैंग्वेज हमें एक टाइम तक याद रहेगी और आधी चीजें तो हम इसमें से क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसके नुकसान क्या क्या हैं, कई बार क्या होता है, इस सिस्टम में जो भी ड्रग हम अरेंज करते हैं ना, वो उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स और बायोलॉजिकल एक्टिविटी से कोरिलेट ही नहीं करते। ठीक है, अब मान लो कि मैंने क्या करा, जितने भी वोलेटाइल ऑयल्स थे उनको साइड में रख दिया। ठीक है, अब भाई वोलेटाइल ऑयल्स को साइड में रख दिया, उसके साथ कुछ फिक्स्ड ऑयल्स भी रख दिए। अब फिक्स्ड ऑयल और वोलेटाइल ऑयल दोनों अपने आप में ऑपोजिट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उनकी प्रॉपर्टीज, उसकी एक्टिविटीज मैच नहीं हो रहे हैं, तो ये उसके क्या हो जाते हैं, नुकसान हो जाते हैं, कि हम जो चीज ढूंढ रहे हैं ना उसके बारे में पूरी डिटेल स्टडी नहीं मिलेगी, टुकड़ों में हमको चीजें क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। और हमें अल्फाबेटिकली में क्या होता है, सारी इंफॉर्मेशन अल्फाबेटिकली अरेंज होती है, जैसे हम खोलेंगे तो उसके बारे में जितनी भी नॉलेज होगी वो सब उसमें हमको सामने मिल जाएगी। थर्ड वन है मेरा मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजी का मतलब मैंने पिछली क्लास में समझाया था, सोटिक्स की क्लास में, जब हम किसी को आंखों से देख के विजुअलाइज करते हैं, मतलब नॉर्मली देख करके, मान लो ये एक प्लांट दिया मैंने तुम्हें और मैंने बोला कि इस प्लांट के बारे में पता करो, तुम्हें तुलसी का पौधा दिया लेकिन तुम्हें नहीं पता कि ये तुलसी का पौधा है, तो सबसे पहले देखोगे, बोलोगे यार इस टाइप की पत्तियां किस पेड़ में होती हैं। ठीक है, उसके बाद इस टाइप का फल, जो इसमें फल लगा हुआ है ये कौन सा फल है। ठीक है, उसके बाद उसको सूंघ के देखोगे। ठीक है, उसको थोड़ा सा तोड़ के टेस्ट करके देखोगे। ये सब क्या आ जाता है, मॉर्फोलॉजिकल, जो सुपरफिशियली जो एक्सटर्नल कैरेक्टर से हम पहचानते हैं ना, नमक और शक्कर रख दूं तो क्या करोगे, हाथ में लेके देखोगे, फिर पहचानोगे कि नहीं, शक्कर तो क्रिस्टलाइन होती है, नमक तो तुम्हारा पाउडर फॉर्म में भी होता है या फिर बहुत ज्यादा बड़े साइज में होता है। तो हम पता लगा सकते हैं देख करके उसके एक्सटर्नल कैरेक्टर से, ना कि इंटरनल प्रॉपर्टी। मतलब मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में
जितने भी मॉर्फोलॉजिकल या एक्सटर्नल कैरेक्टर्स होते हैं मेरे पर्टिकुलर एनिमल्स के या फिर प्लांट के पार्ट्स के, उसको देख के हम पता लगाते हैं कि भाई ये ड्रग कौन सी, उसको हम उस हिसाब से अरेंज करते हैं। जैसे मैंने क्या करा, लीव्स, रूट्स, स्टेम, इन सब के अकॉर्डिंग क्या कर दिया, सबको कैटेगराइज कर दिया। अब इसको हम दो तरीके से कैटेगराइज करेंगे, एक ऑर्गेनाइज के फॉर्म में और एक अनऑर्गेनाइज के फॉर्म में। ऑर्गेनाइज ड्रग कौन सी होती हैं, देखो, जो डायरेक्टली कहाँ से मिलती हैं, प्लांट से मिलती हैं, ठीक है, उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनाइज ड्रग। जैसे कि राइजोम्स, मतलब छाल, और जो नोड्स मिलते हैं, अदरक जो होता है ना नोड्स फॉर्म में, लीव्स, फ्रूट्स, ठीक है ना, या फिर पूरे उसके हेयर्स या फाइबर, जितनी भी चीजें हमको डायरेक्टली मिल रही है प्लांट से, वो क्या हो गई मेरी ऑर्गेनाइज। और अनऑर्गेनाइज मतलब, अब अनऑर्गेनाइज का मतलब क्या है भाई, मैंने आंवला ले लिया पेड़ से, अब उस आंवले का मैंने क्या बना दिया, जूस। अब वो जो जूस है ना, वो मेरा क्या हो जाएगा, अनऑर्गेनाइज ड्रग का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जनरली क्या होता है, किसी भी ड्राई या फिर वेट फल से, राइपन फ्रूट से या फिर अनराइप फ्रूट से जो भी एक्सट्रैक्शन निकाला जाता है, स्टोर किया जाता है, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, वो कहलाता है, उसको सिस्टमैटिकली जमाते हैं, वो कहलाता है मेरा अनऑर्गेनाइज। तो ऑर्गेनाइज जो डायरेक्टली प्लांट से मिल जाए, जैसे कि छाल मिल गई, पत्तियां मिल गई, स्टेम मिल गई, रूट मिल गई, ठीक है, फ्रूट्स मिल गए। लेकिन अनऑर्गेनाइज, अब हमने जो चीजें कलेक्ट की ना, उसको एक्सट्रैक्शन करके एक सॉल्यूशन निकाल लेना, उस सॉल्यूशन को सिस्टमैटिकली जमाना, वो कहलाता है अनऑर्गेनाइज ड्रग्स, ठीक है। अब अनऑर्गेनाइज ड्रग के एग्जाम्पल क्या क्या है, देखो, वुड्स, जैसे सैंडलवुड, रेड सैंडलवुड, लीव्स में किसी भी लीव्स का एग्जाम्पल दे दो, ठीक है, जैसे डिजिटलिस, यूकेलिप्टस, मेंट, सहना, ठीक है। उसके बाद बार्क, छाल कौन कौन सी होती है, नीम की होती है, अर्जुना की छाल होती है, अशोका की होती है, सिन्नमन की होती है, ठीक है, सिनकोना की होती है, वाइल्ड चेरी की होती है, बहुत सारे यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल्स दे सकते हो। फ्लावर पार्ट कौन से होते हैं, जैसे क्लोव है, वो फूल में आता है, जो लौंग आती है ना उसमें, फूल में, फूल से निकलता है। जो सैफरॉन होता है, जो केसर होती है, वो भी फूल से निकलता है, ठीक है। उसके बाद सीड्स, अब सीड्स में बोलोगे तो क्या भैया, नटमेग हो गया, आलमंड हो गया, ठीक है, काली मिर्च हो गई, ब्लैक मस्टर्ड हो गए, कार्डेमम्स हो गए, ये सब गुल हो गए, ये सब क्या है, बीज है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमने ऑर्गेनाइज ड्रग्स की एग्जांपल दी थी। अनऑर्गेनाइज ड्रग की एग्जांपल क्या हो गए भाई, ड्राइड लेटेक्स, या फिर किसी भी ड्राइड एलोवेरा का, इन सब का जूस, या फिर कोई भी एक्सट्रैक्ट, जैसे अगार हो गया, पेल कटेचु हो गया, पैक्टिन हो गया, ब्लैक कटेचु हो गया, इन सब का एक्सट्रैक्ट निकाल के इनको ड्राई कर लिया, तो ये ड्राई फॉर्म में अवेलेबल हो गए। जैसे वैक्स हो गई, गम्स हो गए, रेजिन्स हो गए, वोलेटाइल ऑयल हो गए, फिक्स्ड ऑयल और फैट्स हो गए, एनिमल प्रोडक्ट्स हो गए, ये सब क्या हो गए तुम्हारे, जो तुम्हें मेन मटेरियल मिला था उससे तुमने एक्सट्रैक्ट निकाला, वो कहलाएगा तुम्हारा अनऑर्गेनाइज ड्रग, ठीक है। अब इसके फायदे क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये अडल्ट्रेशन को आइडेंटिफाई करने में बहुत मदद करता है। अडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, मिलावट, मिलावट को ढूंढने में, खोजने में बहुत मदद करता है, ठीक है, क्योंकि ये सिस्टमेटिकली अरेंज होते हैं। उसके बाद, अब जब हम किसी भी केमिकल, किसी ड्रग का जब केमिकल स्टडी करते हैं, ठीक है, जब हमें कोई भी चीज क्लियरली अंडरस्टूड नहीं होती है, तो उसको समझने में प्रैक्टिकली हमको बहुत ही कन्वीनियंट तरीका है, ठीक है। डीमेरिट्स क्या होंगे इसके, पहली बात तो इसके सबसे ज्यादा नुकसान ये है कि मॉर्फोलॉजी देखने में और इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में बहुत अंतर होता है, ठीक है। नीम का पेड़ ले लो, नीम की छाल ले लो, और एक तरफ तुम ले लो सिन्नेमन, मतलब दालचीनी की छाल, जब दोनों का एक्सट्रैक्ट निकालोगे तो एक में वोलेटाइल ऑयल पाया जाता है, दूसरे में वोलेटाइल ऑयल नहीं पाया जाता है। तो जब हम इस हिसाब से, किसके, मॉर्फोलॉजी के हिसाब से अगर हम उसको कैटेगराइज करते हैं, जमाते हैं ना, तो उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट सब अलग अलग हो जाएंगे। हम क्या करते हैं, वोलेटाइल को एक तरफ रख दिया, फिक्स्ड ऑयल को एक तरफ रख दिया, हम ऐसे जमाते हैं। लेकिन ये लोग कैसे जमा रहे हैं, छाल एक तरफ रख दो, पत्तियां एक तरफ रख दो, फ्रूट्स एक तरफ रख दो, सीड्स एक तरफ रख दो, ये ऐसे रखते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है ना, वो आपस में कभी भी मैच नहीं करती हैं, ठीक है। फोर्थ है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है भाई, कोई भी ड्रग मेरी बॉडी में जाके कोई पर्टिकुलर एक्शन देती है, थेरापेटिक एक्शन देती है, उसके आधार पे हमने ड्रग को क्या किया है, क्लासिफाई करके रखा है। फॉर एग्जाम्पल केडीटी जब हम पढ़ते हैं, तो केडीटी एक बुक का नाम है, फार्माकोलॉजी की बुक आती है, उसमें तुम्हें चैप्टर वाइज क्या दी हुई है, ड्रग दी हुई है, ठीक है। अब उसमें एंटी कैंसर, डायबिटिक, एंटी ट्यूमर,
ठीक है, उसके बाद एंटी कैंसर और एंटी थायराइड्स, बहुत सारे अलग अलग क्या है ड्रग्स मेंशन है। तो हम इसको क्या करते हैं, एक्टिविटी के हिसाब से एंटी कैंसर ड्रग, जितनी भी कैंसर वाली ड्रग होंगी उनका काम करने का तरीका अलग होगा। जितनी भी एंटी अस्थमेटिक ड्रग होंगी वो सब किस पे काम करेंगी, लंग्स पे काम करेंगी, उनके काम करने का मैकेनिज्म अलग होगा। तो जितनी भी ड्रग्स है उनको हम फार्माकोलॉजी उनके एक्शन के हिसाब से, उनके थेरेपेटिक इफेक्ट के हिसाब से उसको जमा के रखते हैं। वो कहलाता है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसके फायदे क्या हो गए, देखो इस क्लासिफिकेशन से क्या मिल जाता है, सब्स्टिट्यूट मिल जाता है। अगर तुम मान लो कि डायबिटीज का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हो, एंटी डायबिटिक ड्रग का, ठीक है, उसमें तुमको ग्लिमीपेराइड भी मिल गया, ठीक है, उसके बाद तुमको उसमें मेटफॉर्मिन भी मिल गया, ठीक है, उसके बाद तुमको उसमें फेनोफिब्रिक कोलिन फेनोफिब्रिट भी मिल गया। ये सब क्या होते हैं, एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स, सॉरी ये सब क्या होंगे तुम्हारे, एंटी डायबिटिक ड्रग्स। ठीक है, डायबिटीज को कंट्रोल करेंगे। लेकिन मान लो कि तुमको मैंने मेटफॉर्मिन दी, तुमको मेटफॉर्मिन सूट नहीं करी, तुम्हारी बॉडी उसको अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, तो जब मैं उसका क्लासिफिकेशन पढ़ूंगी तो मुझे उसके सब्स्टिट्यूट मिल जाएंगे। हम ग्लिमिप्राइड दे सकते हैं उसकी जगह, या फिर हम उसकी जगह कोलिन फिनोफिब्रिट दे सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी ड्रग्स के और भी नाम लिखे होंगे जो किससे रिलेटेड होंगी, डायबिटीज से रिलेटेड होंगी। तो इसका ये फायदा है कि अगर एक मैच नहीं कर रही है तो हमें उसके बहुत सारे अलग अलग सब्स्टिट्यूट्स भी मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, डीमेरिट क्या होगा भाई इसका, बहुत सारे सेपरेट, मतलब देखो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी में हर ड्रग अपने आप में एक अलग एक्शन बताती है। ठीक है, अगर हम सबको एक ही जगह रख देंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि कौन सी ड्रग का मैकेनिज्म कौन सा है। ठीक है, क्योंकि जो क्यूनिन ड्रग होती है वो अलग एक्ट करती है, और जो तुम्हारी एंटी अरेथमिक ड्रग्स होती है जो हार्ट पे काम करती हैं वो अलग काम करती हैं। पैंक्रियास पे जो ड्रग काम करती हैं वो अलग काम करती हैं। किडनीज पे जो ड्रग काम करती है उनका काम करने का तरीका अलग होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर हम सबको एक्शन के हिसाब से जमा देंगे तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि कौन सी ड्रग का कौन सा एक्शन होता है। ठीक है, फिर है तुम्हारा केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, देखो जो भी ड्रग होती है ना उसको हम डिवाइड करते हैं उसके केमिकल नेचर के हिसाब से और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट के हिसाब से। ठीक है, इस कोई भी ड्रग है उसके अंदर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं और उसकी क्या क्या पर्टिकुलर एक्टिविटी होती है और उस ड्रग का हमको क्या क्या थेरेपेटिक इफेक्ट मिलता है। ठीक है, हम उसके आधार पे इसको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या पाया जाता है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, इसमें कार्बन जो एटम्स होते हैं ना उसकी अनब्रोकन चेन होती है, जैसे कि गम अकेशिया, म्यूसिलेज, और जैसे स्टार्च, हनी, पैक्टेन, कॉटन, अगार, ये सब। ठीक है, अब दूसरी ड्रग है उसमें क्या पाए जाते हैं, ग्लाइकोसाइड्स। अब जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं वो क्या हो गए भाई, ये जब हाइड्रोलिसिस की कंडीशन इसमें आती है, इसमें जब हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन होती है तो ये दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स में टूट जाते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाला क्या बोल रहा था कि इनकी जो चेन होती है ना वो टूट नहीं सकती, लेकिन जो दूसरा हमने प्रोडक्ट बोला उसकी क्या होती है, जैसे ही उसमें पानी के कांटेक्ट में आता है हाइड्रोलिसिस होता है, वैसे ही ये क्या हो जाते हैं, या एक से ज्यादा प्रोडक्ट को रिलीज कर देते हैं। दोनों का नेचर अलग है। अब जैसे टैनिन्स हैं, ये कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं, नॉन नाइट्रोजनस डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, एक साथ, सबको एक साथ रखना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अब जैसे वोलेटाइल ऑयल हो गए, ये रूम टेम्परेचर पे उड़ जाएंगे, लेकिन अगर मैं इनको फिक्स ऑयल के साथ रख दूं तो क्या होगा, इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और थेरेपेटिक एक्शन अलग हो गया। वोलेटाइल ऑयल तो तुरंत लगाओ तुरंत उड़ गया, लेकिन लिपिड जो तुम घर में खाते हो, कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल, ये सब क्या है, ये तो तुरंत खाते ही उड़ नहीं जाते हैं, तुरंत लगाते ही क्या होते हैं, उड़ते नहीं है, ये अपनी जगह पर बनाए बकायदा बरकरार रहते हैं। तो जब इन सारे प्लांट्स को हम एक साथ रखते हैं तो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, केमिकल क्लासिफिकेशन, मतलब इनके केमिकल्स के अकॉर्डिंग हम इनको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। मान लो मैंने तुम्हें दो ड्रग दिए हैं, एक ड्रग में वोलेटाइल ऑयल पाया जाता है और दूसरा ड्रग बी, एक ड्रग ए है एक ड्रग बी है, एक में वोलेटाइल ऑयल मिला एक में फिक्स्ड ऑयल मिला। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, जितनी भी मेरे पास ड्रग हैं मुझे सबके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पता है। अब हम इसको कैसे जमाएंगे,
इनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के हिसाब से। मान लो कि जो सिनेमन है, और एक में मान लो तुम्हारा फेनल है, ठीक है, एक में तुम्हारा आलमंड है, ठीक है, और एक में तुम्हारा शार्क लीवर ऑयल है। अब तुम इसको कैसे जमाओगे? सिनेमन और वोलेटाइल ऑयल है, तो सिनेमन को अलग कर दिया। उसके बाद क्लोव है, क्लोव को मैंने सिनेमन के साथ रखा, क्यों? क्योंकि दोनों वोलेटाइल नेचर के हैं, दोनों का थेरेपेटिक एक्शन सेम होगा। ठीक है, उसी जगह मैंने फेनल ले लिया। अब जो फेनल है वो क्या हो गया? वो भी वोलेटाइल ऑयल है, तो उसको किसके साथ रखेंगे? वोलेटाइल ऑयल के साथ। अब मेरे पास कैस्टर ऑयल आ गया, आलमंड्स आ गए, बादाम आ गई, इन सबको हम अलग रखेंगे, क्यों? क्योंकि ये फिक्स्ड ऑयल में आ गए। ठीक है, शार्क लीवर ऑयल, ये किस नेचर का है? ये नॉन वॉलेटाइल है, ये मतलब रूम टेम्परेचर पे नहीं उड़ेगा, इसलिए हमने इसको किस में रखा? फिक्स्ड ऑयल में रखा। तो यहाँ पे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के हिसाब से हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। लास्ट है तुम्हारा कीमो टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। ये सेम काम करता है किसके? टेक्सोन इसके टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के जैसे ही। इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और अगर ये छोड़ के भी आना चाहो, नहीं लिखना चाहो ना, तो ये 6 पॉइंट तुम हटा भी सकते हो। ठीक है, जनरली ये तुम्हारे ये क्या करता है? स्टेटस को बताता है। और किसके आधार पे लिखा जाता है ये? टेक्सोनॉमिकल मतलब उसके स्पीसीज के, मतलब किंगडम कौन सा है, फाइलम कौन सा है, ऑर्डर कौन सा है, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इसके अकॉर्डिंग ही जमाते हैं। तो टेक्सोनॉमिकल और कीमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन लगभग लगभग सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा खत्म हो जाता है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। किसी को कोई डाउट है केमिकल सॉरी क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग में? किसी को कोई डाउट? सॉरी। नो मैम। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। ठीक है, देखो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या होते हैं भाई? नाम से पता चल रहा है, एंटी मतलब किसी भी चीज का अगेंस्ट करना। ठीक है, और हाइपरटेंसिव मतलब जिस इंसान को ब्लड प्रेशर बहुत तेज बढ़ता है, जिस इंसान को हाइपरटेंशन बहुत तेज होता है, ठीक है, मतलब जिस इंसान का बीपी बढ़ रहा है, मतलब वो कहीं ना कहीं हाइपरटेंशन से ग्रसित है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ऐसी ड्रग्स जो कि आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं, आपके हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती हैं, कंट्रोल करती हैं, वो कहलाती हैं तुम्हारी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स या फिर एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये अलग अलग तरीके से काम करते हैं। ये कैसे करेंगे? या तो ये आपके ब्लड प्रेशर को कम कर देंगे, ठीक है, या फिर तुम्हारे बॉडी में जब बहुत ज्यादा सॉल्ट खा लेते हो, सोडियम की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो भी बीपी बढ़ता है। तो दूसरा तरीका क्या है? ये सोडियम को ही क्या कर देंगे? बॉडी से रिमूव कर देंगे। ठीक है, और तीसरा क्या होता है? मान लो कि तुम्हारे पास एक पानी भरने की नली है, अब उस नली को क्या कर दिया मैंने? पैर रख लिया, मतलब वो क्या हो गई? चौक हो गई। तो क्या होगा? नल तो बराबर चालू है, नल से प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन नली में से पानी निकल नहीं पा रहा। तो एक टाइम के बाद क्या होगा? नली खुल जाएगी, तो पानी बहना स्टार्ट हो जाएगा। सेम कंडीशन हमारे हार्ट के साथ होती है। जब नलियां चौक होने लगती हैं, खून आसानी से प्रॉपर फ्लो नहीं कर पाता, तुम्हारी जो मसल्स होती हैं, वेन्स जो होती हैं, वो आसानी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है? प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर बढ़ता है, तो जब प्रेशर हैंडल नहीं हो पाता, तो उस कंडीशन में क्या होता है? हार्ट फेल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन आ रही है? कैसे कंट्रोल करेगी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग? पहले तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगी, सोडियम मटेरियल को बाहर निकाल देगी बॉडी से। ठीक है, उसके बाद जितने भी तुम्हारे ब्लड वेसल्स हैं, उनको क्या कर देगी? स्लो कर देगी और उसको रिलैक्स कर देगी। हार्ट को है ना बहुत तेज तेज पंप नहीं कराएगी। जब दौड़ लगा के आते हो तो हार्ट बहुत तेजी से धड़कता है, और जब नॉर्मल पोजीशन में रहते हो तो वो नॉर्मल स्पीड से धड़कता है। तो क्या करेगी? उसकी स्पीड को नॉर्मल करेगी, ताकि जो ब्लड है वो धीरे धीरे सप्लाई हो, नॉर्मल तरीके से सप्लाई हो। तो ये कहलाएंगे तुम्हारी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। ठीक है, अब देखो कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहली होती है तुम्हारी रोवॉल्फिया। ठीक है, सबसे पहली ड्रग है तुम्हारी रोवॉल्फिया। अब देखो रोवॉल्फिया को हम और क्या बोलते हैं? स्पेलिंग में डिफरेंस है सिर्फ बी और डब्ल्यू का। ठीक है, इसको हम रोवॉल्फिया भी लिखते हैं, या फिर वी वाला भी लिखते हैं और डब्ल्यू वाला भी लिखते हैं।
ये एक एवरग्रीन ट्री होता है, ये सदाबहार टाइप होता है, 12 महीने पाया जाता है, और किस फैमिली से बिलोंग करता है? एपोसाइनेशिया। ठीक है। जनरली हम इसको और क्या बोलते हैं? डेविल पेपर भी बोला जाता है इसको। ठीक है। इस प्लांट का जीनस कौन सा है? लियोन हार्ट रोवॉल्फ। ठीक है। इसको हम किस नाम से बोलते हैं? ऑनर लियोनार्ड रोवॉल्फ, ये इसका जीनस है। ठीक है। जनरली कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में। ट्रॉपिकल जो रीजन होते हैं ना, जहाँ ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा ठंड होती है, नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, न्यूट्रल। एशिया में, लैटिन अमेरिका में, या फिर बहुत सारे ऐसे जगहों पे जहाँ पे ओशियनिक आइलैंड्स होते हैं, समुद्रों के बीच में जो छोटे छोटे आइलैंड्स पाए जाते हैं ना, या फिर ये वहां पे पाया जाता है। ठीक है। अब इसको हम और क्या बोल सकते हैं? देखो, इसको हम सर्पगंधा भी बोलते हैं, छोटा चांद भी बोलते हैं, ठीक है, रोवॉल्फिया रूट भी बोलते हैं, या फिर सरपेंटिना रूट भी बोलते हैं। अब इसमें से जो नाम तुमको इजी लगेगा तुम वो नाम याद कर लेना। छोटा चांद इस मेरे हिसाब से ज्यादा इजी है, और रोवॉल्फिया तो तुम्हें पता ही है, ड्रग का नाम तो याद करना ही है, उसके आगे रूट लिख दो तो दूसरा नाम हो गया रोवॉल्फिया रूट। ठीक है। जनरली हमें क्या मिलता है इसके? ये इस प्लांट के कौन से पार्ट से हमको मिलता है? ये हम लेते हैं इसके राइजोम्स। राइजोम्स मतलब जैसे कि तुम्हारी वो होती है ना, अदरक का पेड़ होता है, पौधा होता है, उसमें से क्या खाते हो? अदरक की पत्तियां तो खाते नहीं हो, जो उसके नीचे गठाने होते हैं वही हम यूज करते हैं। तो जनरली हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं? सूखे हुए राइजोम्स, और उसकी जो जड़ें होती है ना उसको हम यूज करते हैं, लेकिन उसको किस फॉर्म में? ड्राई फॉर्म में यूज करते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं? देखो, अल्कलॉइड पाया जाता है। अब अल्कलॉइड में कौन कौन से अल्कलॉइड्स हैं? अगर तुमने ड्रग का नाम याद कर लिया, रोवॉल्फिया, तो यहाँ पे एक ड्रग तुमको क्या मिल जाएगी? रोवॉल्फिनिन। अल्कलॉइड्स यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है। सरपेंटिन, ये भी लिख सकते हो। ठीक है। अगर तुमने सिनोनियम याद किया है सरपेंटिना रूट, तो तुम यहाँ पे सरपेंटिन इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट लिख सकते हो। ठीक है। उसके बाद थेरेपेटिक एफिकेसी क्या है? देखो, ये सेडेटिव का, हिप्नोटिक का, और एंटी हाइपरटेंसिव, मतलब तुम्हारे ब्लड को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज्यादा काम करती है। अब जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है ना तो इंसान बौखला जाता है, तो ये क्या करती है? तुमको सेडेटिव देते हैं। जब तुम्हें सेडेटिव दिए जाते हैं ना तो तुम एकदम शांत हो जाते हो। ठीक है। तुम्हारी बॉडी एकदम नॉर्मल कंट्रोल, एकदम कंट्रोल में आ जाती है, एकदम ऐसा हो जाता है जैसे कि सोचने समझने की शक्ति कम हो गई है। तुम एकदम ढीले ढीले से हो जाते हो और एकदम बॉडी रिलैक्स पोजीशन में आ जाती है। ठीक है। दूसरा क्या है? एंटी रूमेटिक ड्रग्स। देखो, एंटी रूमेटिक ड्रग्स क्या होते हैं? आर्थराइटिस का नाम सबने सुना होगा। ठीक है। गठिया बाई हम जिसको बोलते हैं, जनरली क्या होता है? ये जो होता है एंटी रूमेटिक्स, मतलब जो आर्थराइटिस होता है, वो क्या होता है? जितने भी तुम्हारे बॉडी में जॉइंट्स हैं, ये सारे जॉइंट्स में क्या हो जाता है? कैल्शियम के क्रिस्टल्स जो हैं वो डिपॉजिट होने स्टार्ट हो जाते हैं, और ये आसानी से क्या नहीं होते हैं? बाहर नहीं निकलते हैं। हेलो। हाँ। ठीक। ठीक है। अब देखो, डायग्राम दिख रहा है? इस डायग्राम में देखो, ये वाला जो है जिसको मैं मेंशन कर रही हूँ, ऊपर वाला पार्ट देखो और नीचे वाला पार्ट देखो, ये क्या है? तुम्हारे जॉइंट्स हैं। जब इन जॉइंट्स के बिटवीन में, बीच में, ये देखो, ये राइट वाला डायग्राम, इनके बीच में बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल्स, ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स या कैल्शियम के क्रिस्टल्स जो होते हैं, वो जमा होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या होता है? इनका मूवमेंट बंद हो जाता है। उसके बाद जोड़ों में क्या होने लगता है? बहुत ज्यादा स्वेलिंग आने लगती है, बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। और जब ये एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाता है, जब ये हाई लेवल पे पहुंच जाता है, ये अपनी फाइनल स्टेज पे पहुंचता है, तो क्या होता है? हाथों के मूवमेंट्स बंद हो जाते हैं। इवन इंसान खुद से चल नहीं पाता, खुद से खा नहीं पाता, हाथ पैर अकड़ जाते हैं ना, बिल्कुल वैसी कंडीशन हो जाती है। और इसका पेन बहुत ही गंदा वाला होता है, आप अपनी बॉडी का कोई भी पार्ट मूव ही नहीं कर पाते। और खासकर कौन से पार्ट्स? जो तुम्हारे जॉइंट्स होते हैं। ठीक है। तो जनरली आर्थराइटिस क्या होते हैं? ऐसी ड्रग्स जो कि हमारे आर्थराइटिस को कंट्रोल करने में यूज की जाती हैं, वो कहलाते हैं मेरे एंटी रोमेटिक ड्रग्स। ठीक है। जितने भी प्रकार के आर्थराइटिस होते हैं ना, उन सबको क्योर करने के लिए ये वाली एंटी रोमेटिक ड्रग्स यूज करते हैं। ठीक है। ये क्या करती हैं? जितने भी रोमेटिक डिजीजेस होती हैं ना, वो किस किस पे काम करती हैं? सबसे पहले तो तुम्हारे जॉइंट्स पे अटैक करती हैं। ठीक है।
फिर तुम्हारी मसल्स पे, बोन्स पे, उसके बाद तुम्हारे ऑर्गन्स पे और इम्यून सिस्टम पे सबसे ज्यादा अटैक करते हैं। ठीक है, ये 100 अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ये एक टाइप का नहीं होता, बहुत अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ इसमें कौन कौन सी ड्रग यूज होती हैं, सबसे पहले यूज होती है कॉल्चिकम सीड। कॉल्चिकम सीड्स क्या होती हैं भाई? देखो, ये तुम्हें एक ये प्लांट दिख रहा है जो वाटर लिली जैसा दिख रहा होगा, इसके अंदर से जो सीड्स निकलती है ना, उस सीड्स का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब ये जो प्लांट तुम देख रहे हो ना, इसमें 160 प्रकार की स्पीसीज पाई जाती हैं। ये सिर्फ अपने आप में एक प्लांट नहीं है, इसकी 160 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, अब हम इसको क्या बोलते हैं, पेरिनियल फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, कॉल्चिकम। ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? कॉल्चिकेसिया। ठीक है, इसके बाद क्या बोलते हैं, इसके जो फ्लावर्स होते हैं ना, इसके फ्लावर का जो नीचे ओवरी वाला पार्ट होता है वो कहाँ होता है? अंडरग्राउंड होता है। ठीक है, और उसके बाद ये जो स्टाइल होती है ना, ये एक लार्ज स्टेम से कनेक्टेड होती है। ठीक है, जो कि कम से कम 10 सेंटीमीटर तक की होती है इसकी हाइट। ठीक है, और ये मान लो कि जितनी भी स्पीसीज इसकी पाई जाती है ना, वो सब टॉक्सिक नेचर की होती हैं। ठीक है, इसके सिनोनिम्स क्या हैं, इसको हम और क्या क्या बोल सकते हैं? देखो, मिडो सैफरॉन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सैफरॉन के फ्लावर जैसा दिख रहा होता है। ठीक है, इसके बाद सिगडेम, कॉलक्यूक्यू, क्रोकस, ऑटम क्रोकस, इसमें से जो भी नाम तुम्हें याद अच्छा लगे कर लेना। मेरे हिसाब से तो मिडो सैफरन ज्यादा बेटर लगता है, क्योंकि जब भी तुम इस डायग्राम को देखोगे ना, तो इस डायग्राम से तुमको कहीं ना कहीं सैफरन, सैफरन बोले तो क्या बोलते हैं उसको, केसर के फूल की याद आएगी। एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, केसर इतनी महंगी क्यों होती है? क्या रीजन होता है उसका, कोई बताएगा मुझे? क्योंकि जनरली मैम जनरल क्वेश्चन। मैन्युफैक्चर करना बहुत कठिन होता है। क्यों होता है? ऐसा क्या क्योंकि होता है उसके उसमें जो उसको मैन्युफैक्चर? क्योंकि मैम क्या बोलते हैं, बाल जैसे होते हो, क्या बोलते हैं उसके, जो केसर होता है ना, और उसको ड्राई करना नहीं, भी बहुत डिफिकल्ट है। और क्या बोलते हैं, नहीं, कल्टीवेशन। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई और बताना चाहेगा? देखो, इसका सबसे मेन रीजन क्या होता है, केसर महंगी इसीलिए होती है, ना तो उसकी कल्टीवेशन में प्रॉब्लम आती है, ना उसकी ड्राइंग में प्रॉब्लम आती है। सबसे बड़ा मेन रीजन ये होता है कि जो उसका फूल होता है ना, उसमें सिर्फ 3 पंखुड़ियां ही आती हैं। उस फूल में सिर्फ 3 धागे ही आते हैं, किसके? केसर के। चौथा धागा भी नहीं आता। ठीक है, तो एक फूल से सिर्फ 3 धागे मिलते हैं। अब तुम ये सोचो कि बंदा कितनी खेती करेगा तब जाके उसकी 1 किलो या 2 किलो केसर निकल के बाहर आएगी। इसलिए केसर बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है। उसमें उसको उगाने में मेहनत तो पूरी लगती है, लेकिन जब उसके प्लांट में एक बार ही आता है। जैसे तुम अगर घर में किसका पेड़ लगाते हो, किसकी खेती करते हो, गेहूं की खेती कर लो या फिर मैंगोज लगा लो, तो क्या होता है, हर साल कम से कम 2-4 कुंटल तो निकलते ही हैं उसमें से। तुम्हारा खर्चा पानी तो निकल जाता है, और एक साइड इनकम तो तुम्हारे बेनिफिट्स होते हैं वो भी निकल आते हैं। ठीक है, जो तुम्हारे प्रॉफिट्स होते हैं वो भी निकल आते हैं। लेकिन जब केसर की खेती की जाती है ना, तो उसमें मेहनत तो पूरी लगती है, लेकिन इसका प्रोडक्शन कम होता है। केसर के फूल में सिर्फ 3 ही धागे निकलते हैं केसर के, उसके बाद वो फूल वेस्ट हो जाता है। इसलिए केसर सबसे ज्यादा महंगा मिलता है। यही इसका सबसे बड़ा मेन रीजन है। ठीक है, अब मुझे इसका बताओ बायोलॉजिकल सोर्स क्या है। सबसे पहले तो ये लिलेशिया फैमिली से पाया जाता है। अब इसकी फैमिली याद करना हो तो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में क्या बोला था, ये वाटर लिली जैसे लग रहे हैं इसके जो पेड़ है। ठीक है, तो इसकी फैमिली को अगर याद करना है तो लिलेशिया, मतलब वाटर लिली, लिली से लिलेशिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या मिलते हैं, ये जो फूल है ना, इसके अंदर छोटे छोटे बीजे पाए जाते हैं, इसके जो क्या बोलते हैं, प्लांट में छोटे छोटे सीड्स पाए जाते हैं रूट्स में। ठीक है, उनको हम क्या करते हैं, निकालते हैं, ड्राई करते हैं, और उस प्लांट को क्या बोलते हैं, कॉल्चिकम ऑटमनेल। ठीक है, ऑटम नेल लिन, कॉल्चिकम ऑटम नेल लिन। ठीक है, हमें मैम जनरली इस वाले पेड़ से, हाँ बोलो। लिली से येलो में भी आता है ना फैमिली। कौन सी? येलो है, एलोवेरा। नहीं, एलोवेरा लिलीशिया में नहीं आता। एलोवेरा की फैमिली पता करो क्या होती है, मैंने पढ़ाई है शायद तुमको। नहीं, अपन ने एलोवेरा नहीं पढ़ा है अभी तक।
ये लिलेशिया फैमिली मैं तुमको कोरिलेट करके याद करने के लिए एक ट्रिक बता रही हूँ कि जैसे वाटर लिली होता है ना, इसका प्लांट अगर तुम याद कर लोगे ना कि इसका फूल ऐसा दिखता है, ये वाटर लिली जैसा दिखता है। ठीक है। तो वाटर लिली क्या होता है, कमल का फूल देखा है, जो फीमेल वाला फ्लावर होता है ना उसका, कमल का, उसको हम जनरली लिली बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो वाटर लिली है ना, इसलिए उसका नाम बोल दिया मैंने लिलेशिया, लिली से लिलेशिया तुमको आसानी से याद हो जाएगा। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, कॉल्चिकिन, कॉल्चिफोलिन, डीमोकोलिन, इतने काफी हैं। ठीक है। या फिर 4 हाइड्रोक्सी कॉल्चिकिन, ये याद कर सकते हो। देखो एक फर्स्ट वाला याद कर सकते हो, कॉल्चिकिन, और फिर इसके अंदर हाइड्रोक्सी लगा दो तो 4 हाइड्रोक्सी कॉल्चिकिन, दोनों आपस में ज्यादा अंतर नहीं है। और अगर और थोड़ा सा लगाना है तो 2 डी मिथाइल कॉल्चिकिन, कॉल्चिकिन के पहले 4 लगा दो, हाइड्रोक्सी लगा दो, 2 लगा दो, डी मिथाइल लगा दो, तो तुम्हारे 3 केमिकल कॉन्स्टेंट तुम्हें याद हो जाएंगे। अब इसके थेरेपेटिक यूज क्या है, रोमैटिज्म, गठिया वाय, आर्थराइटिस में यूज किया जाता है, गाउट में यूज किया जाता है, ट्यूमर्स जब गठाने हो जाती हैं उसमें यूज किया जाता है, या फिर एंटी इंफ्लामेटरी एक्टिविटीज में, कहीं पे भी सूजन स्वेलिंग दर्द होता है ना, उसमें भी इसका हम यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाती है तुम्हारी एंटी डाइसेंट्रिक। ठीक है। अब ये क्या होती है भैया, ये ऐसे ड्रग्स और एजेंट्स होते हैं जिनकी अमीबोसाइडल एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है। और किसी भी प्रकार की अमीबो डिसेंट्री में हम इसको यूज करते हैं। और इसको कौन क्रिएट करता है, प्रोटोजोआस और एंटीमोबिया, ये सब हमको क्रिएट करते हैं। ठीक है। अब देखो क्या होता है, इसको हम और क्या बोल सकते हैं डिसेंट्री को, बॉडी फ्लक्स। ठीक है। जनरली ये ब्लडी डायरिया होता है। कई बार ऐसी चीज देखी होगी कि जिसको लंबे टाइम से कॉन्स्टिपेशन है। ठीक है। पायरिया, सॉरी क्या बोलते हैं, पाइल्स, पाइल्स की प्रॉब्लम सुनी होगी, बवासीर में क्या होता है भाई, छोटे छोटे मसे हो जाते हैं तुम्हारे रेक्टम वाले पार्ट पे। जब तुम टूल पास करोगे उस पर्टिकुलर पार्ट से, जब कोई इंसान टूल पास करता है तो उस पर्टिकुलर पार्ट को बहुत सॉफ्ट एरिया माना जाता है, उसमें आप ज्यादा स्ट्रेस या ज्यादा फोर्स लगाओगे तो वहां की जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनसे ब्लड रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। वहां की स्किन रप्चर हो जाती है। तो कई बार क्या होता है कि जब तुम्हारे जो क्या बोलना चाहिए, गैस्ट्रोटाइटिस, जितने भी, एक तरीके से ब्लडी डायरिया मान लो, जब डायरिया की कंडीशन आती है उसमें अगर ब्लड आने लगे तो उस कंडीशन में हम एंटी डिसेंट्रिक ड्रग्स का हम यूज करते हैं। ठीक है। अब जनरली जो डिसेंट्री है कई बार किसकी वजह से होती है, हमारे बॉडी में भी कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जैसे कि तुम लोगों ने वो सुना है, प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक, वो पीना चाहिए हमको, याकुल्ट, हेल्दी बैक्टीरियाज हैं जो तुम्हारी गट को हेल्दी रखते हैं, शिल्पा शेट्टी ऐड करती है उसका। तो वो है क्या चीज, जनरली वो बैक्टीरियाज, वो प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक्स जो तुम्हारे इंटेस्टाइन में डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो तुम्हारे डाइजेशन को अच्छा बनाते हैं, पाचन की शक्ति को बढ़ाते हैं। ठीक है। तो इस टाइप से अगर कभी बॉडी में किसी भी प्रकार का कोई भी इस टाइप का सिम्टम देखने को मिलता है, कैसा, फीवर आ रहा है या एब्डोमिनल पेन हो रहा है, मतलब ये सब किसकी वजह से होते हैं, जितने भी अमीबा की एक्टिविटीज होती है ना उनके द्वारा फैलाए हुए इन्फेक्शन की वजह से ये क्रिएट होता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एंटी डिसेंट्रिक ड्रग्स देकर के उन अमीबास की एक्टिविटीज को क्या करते हैं, हटाते हैं, उसको किल करते हैं। ठीक है। इसमें देखो कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं भाई जो जनरली इस यूज होते हैं, डिसेंट्री क्रिएट करते हैं, ब्लड वाला डायरिया क्रिएट करते हैं। देखो सबसे पहले बोलते हैं शिगेला। ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, और क्या बोला जाता है, इस केस में जब ब्लड डायरिया, ब्लड वाला डायरिया होता है ना, तो इस केस में हम इसको बोलते हैं शिगिलोसिस। ठीक है। उसके बाद एक अमीबिया, अमीबा होता है, कौन सा बोलते हैं, एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका, ये क्या बोला जाता है, अमीबाइसिस। ये सारे बैक्टीरिया हैं जो डिसेंट्री कॉज करने के लिए, डिसेंट्री क्रिएट करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, पैरासाइटिक बॉम्ब्स होते हैं। कई बार सुना है कि पेट में पटारे पड़ जाते हैं, पटारे जैसे बोले पेट में कीड़े हैं। ठीक है। बोलते हैं ना कि बच्चा बेचारा जो भी खाता है और उसके पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, उसको रेक्टम वाली जगह पे ईचिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। पोटी वाली जगह पे ईचिंग होगी, खुजली होना स्टार्ट हो जाती है, खासकर बच्चों में। जब भी आप बहुत ज्यादा मीठा खाते हो उस कंडीशन में सबसे ज्यादा होता है। तो उस टाइप में हम कौन से एल्बेंडाजोल वगैरह देते हैं,
तो कई बार जब ये पैरासाइटिक वर्म्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, इस टाइप के बैक्टीरिया जब बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो ये एक बड़े बड़े फॉर्म में, जैसे सांप दिखता है ना एकदम पतला, इतने बड़े बड़े फॉर्म में निकलते हैं। मतलब आपका एक हाथ बराबर या फिर एक आपकी हथेली बराबर इतने बड़े बड़े बैक्टीरिया दिखते हैं, बिल्कुल सांप जैसे। ये आपके रेक्टम पार्ट से, जहाँ से पॉटी पास होती है ना, ये पॉटी के साथ ही आपके बॉडी से पास हो जाते हैं। ये बॉडी से इस तरीके से निकलते हैं अगर इनका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये क्या करते हैं, तुम्हारी डाइजेशन को इम्प्रूव होने ही नहीं देते। जितना भी तुम खाते हो ये सब फिनिश अप कर देते हैं, जिसकी वजह से तुमको कोई न्यूट्रिएंट्स मिल नहीं पाते, पेट में दर्द बना ही रहता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम देते हैं कौन सी, एंटी डिसेंट्रिक ड्रग्स। इसमें सबसे पहले कौन सी ड्रग का नाम दिया हुआ है भाई? इसमें सबसे पहले दिया हुआ है इपिक्वाना। ठीक है, अब इपिक्वाना क्या है, देखो इसकी हम क्या यूज करते हैं। ये देखो, जो रूट्स वाला पार्ट होता है, जड़ें होती है ना, ये प्लांट है। इसमें देखो छोटी छोटी रेड चेरी जैसी बेरीज लगी हुई होती हैं। ठीक है, ये इसकी पहचान होती है। इसके पत्ते देखो कुछ कुछ हद तक उसके वो वाला था ना, सीताफल के पत्ते के जैसे लुक देते हैं इसका। ठीक है, ये पहचान होती है, मॉर्फोलॉजिकली पहचानने के तरीके होते हैं। इसका हम सूखा हुआ रूट यूज करते हैं, जड़ यूज करते हैं। किस फैमिली से बिलोंग बिलोंग करता है ये? रूबेशिया फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, एपिका ट्री होता है, इस ट्री का नाम क्या होता है? एपिका ट्री, जिसकी हम क्या यूज करते हैं, जड़ें यूज करते हैं, सूखी हुई जड़ें। और किस फैमिली से बिलोंग करता है? रोडेशिया फैमिली से। अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या पाए जाते हैं, तो जनरली इसके अंदर सबसे पहले तो ये मान लो कि 2 से 3% अल्कोलॉइड्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? इमेटिन, सिफेलिन, साइटोट्रिन मिथाइल ईथर या साइटोट्रिन। अब इसमें से इमेटिन और सिफेलिन तो मुझे इजी लग रहे हैं, तो ये दो नाम आसानी से याद हो सकते हैं। थेरेपेटिक एफिकेसी क्या होगी? एक्सपेक्टोरेंट का काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद अमीबिक डिसेंट्री को कंट्रोल करने में, ट्रीट करने में मदद करेंगे। पर्टिकुलर उस जगह पे जब इरिटेशन होता है, जैसे कि मान लो कि जब खुजली होती है उस जगह पे, तो वहां पे उस चीज को क्या करता है? कंट्रोल करता है। इमेटिक एक्शन मतलब क्या होता है? एमेटिक एक्शन मतलब वॉमिट के थ्रू चीजों को बाहर फेंक देना। ठीक है, वो मैं उसमें आपके एमेटिक प्रॉपर्टीज में ये यूज होता है। और क्या करता है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जितने भी इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरसेस होते हैं ना, उनको क्या करता है? किल करता है। ठीक है, उसके बाद आता है तुम्हारा ऑक्सीटोसिस। अब देखो ऑक्सीटोसिस क्या होता है भाई? तुम याद रखना कि ये जो ड्रग हम पढ़ रहे हैं ना, एंटी हाइपरटेंसिव, ये एंटी हाइपरटेंसिव हम पढ़ चुके हैं, डिसेंट्रिक हम पढ़ चुके हैं। ये अलग अलग क्लास की ड्रग्स है, ये सब एक में नहीं आएगी। अगर एंटी हाइपरटेंसिव आया तो सब कुछ नहीं लिखना है। अगर एंटी हाइपरटेंसिव आता है तो सिर्फ तुमको रोवॉल्फिया लिखना है। एंटी रोमेटिक आता है तो सिर्फ कॉल्चिकम सीड लिखना है। और एंटी डिसेंट्रिक आता है तो सिर्फ इपिक्वाना लिखना है। और अगर तुम्हारे पास ऑक्सीटोसिस आता है तो फिर तुमको सिर्फ अर्गोट लिखना है। ठीक है, अर्गोट क्या है तुम्हारा? प्लांट से मिल रहा है, बता रहे हैं क्या होता है। देखो ये क्या कराता है? ऐसी पावर, जो ऐसी ड्रग्स होती हैं, ऑक्सीटोसिस ड्रग उस प्रकार की ड्रग होती है जो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्शन पावर को क्या करती हैं? कंट्रोल कर सकती हैं या स्टिमुलेट कर सकती हैं। कौन सी मसल्स को? यूट्राइन मसल्स को। ठीक है, यूट्राइन मसल्स को कंट्रोल करती हैं ये, वो वाली ड्रग कहलाती है ऑक्सीटोसिस। ऑक्सीटोसिस, ठीक है। इसको हम और क्या बोल सकते हैं? ल्यूटेरोटॉनिक्स। ठीक है, जनरली तुमने देखा होगा कि जब प्रेग्नेंट वुमन को डिलीवरी का टाइम आता है, तो उसकी बॉडी में क्या होते हैं? लेबर पेन्स आते हैं। जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो क्या होता है? दर्द होते हैं, लेबर पेन्स आते हैं। वो लेबर पेन्स होते क्या है? जनरली तुम्हारी जो मसल्स होती हैं वहां की, वो क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलीज करती हैं, सिकुड़ती हैं, फैलती हैं। जिसकी वजह से क्या क्रिएट होता है? प्रेशर क्रिएट होता है और बच्चा बाहर की तरफ निकल के बाहर आता है। ठीक है, अगर तुम्हारी बॉडी में किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर्स क्या बोलते हैं नॉर्मल भाषा में? कि दर्द नहीं आ रहे, इसलिए डॉक्टर ने दर्द लाने का इंजेक्शन लगाया है, दर्द का इंजेक्शन दिया है, जिससे दर्द आए। ठीक है, तो जनरली जो ये ऑक्सीटोसिस जो ड्रग्स होती हैं, जनरली तुम्हारे कॉन्ट्रैक्शन को करवाती हैं, स्टिमुलेट करती हैं, बढ़ाती हैं।
ताकि तुम्हारी लेबर पेन के टाइम पे जो मसल्स हैं वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करें, और कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से क्या होगा, जो तुरंत जो बेबी होता है वो तुरंत उसकी बर्थ हो जाती है, तुरंत बच्चा पैदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन आसानी से मतलब जल्दी जल्दी होने लगता है। जब कोई चीज आप मान लो कि तुम्हारा एक पास एक बैग है, वो पूरा फुल भरा हुआ है, ठीक है। अब जब तुम उसको जोर से दबाओगे तो क्या होगा, जहां से मुंह खुला हुआ है उस बैग का वहां से पूरा मटेरियल बाहर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं कि जो तुम्हारा यूट्राइन मसल्स है ना, उनको कॉन्ट्रैक्ट कराने का काम होता है ऑक्सीटोसिस का। ऐसी फीमेल्स जिनको लेबर के टाइम पे, प्रेगनेंसी में, डिलीवरी के टाइम पे लेबर पेन्स नहीं आ रहे होते हैं, तो उस टाइम पे ऐसी ड्रग्स को दिया जाता है। और ये ड्रग्स क्या करती हैं, तुम्हारी यूट्राइन मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करवाती हैं, जिसकी वजह से बेबी का बर्थ इमीडिएटली हो जाता है, ठीक है। तो जनरली सबसे पहली ड्रग क्या होती है, एर्गोट, ठीक है। अब एर्गोट क्या होती है भाई, ऑक्सीटोसिस ड्रग है। किस फैमिली से बिलोंग, जनरली किस जीनस से बिलोंग करती है, कैल्विसेप से बिलोंग करती है, ठीक है। और किस ग्रुप से बिलोंग करती है, इसको हम एर्गोट फंगी भी बोलते हैं, ठीक है। ये किससे बिलोंग करती है, फंगी ग्रुप से बिलोंग करती है। इसका जीनस क्या है, कैल्विसेप, ठीक है। अब इसका जो मोस्ट प्रोमिनेंट मेंबर है वो कौन सा है, कैल्विसेप, ठीक है। अब देखो जो फंगस है वो कहाँ पे होता है, जो भी रिलेटेड प्लांट्स है उसके ऊपर ये फंगस क्या करेगा, ग्रो करेगा, और क्या प्रोड्यूस करता है वहां पे, अल्कोलॉइड्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। उस अल्कोलॉइड्स की वजह से क्या होता है, एर्गोटिज्म की प्रोसेस होती है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस टाइप के जब भी कंटामिनेटेड ग्रेन्स को यूज किया जाता है तो इस टाइप की ऑक्सीटोसिस वाली कंडीशंस हमारे साथ डेवलप होती हैं। अब इसके सिनोनियम्स को हम क्या बोल सकते हैं, एर्गोटा या फिर एर्गोटो फ्री, ये इसके सिनोनियम्स हैं। मिलता कहाँ से भाई, ये जनरली हमें फंगस है, फंगस से मिलता है, कौन से, क्लैविसेप्स परपेरिया, ठीक है। किस फैमिली से बिलोंग करता है, क्लैवी सिपेटेशिया। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अजीब है इसका, बट अगर ट्राई करोगे तो हो जाएगा, क्लैविसिपिटेशिया, ठीक है। अब इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या पाए जाते हैं भैया, देखो, वाटर सॉल्युबल और वाटर इनसॉल्युबल दो प्रकार के अल्कोलॉइड्स पाए जाते हैं, जो पानी में घुल सकते हैं और जो पानी में नहीं घुलेंगे। पानी में घुलने वाले कौन से होते हैं, एर्गोमेट्राइन और एर्गोमेट्राइनिन, ठीक है। इनसॉल्युबल वाले कौन से होंगे, एर्गोसिन और एर्गोसाइन, ठीक है। एक तो होगा एर्गोटामिन ग्रुप और एक एर्गोटोक्साइन ग्रुप, एक अमीन और एक ऑक्साइन ग्रुप, ठीक है। ये इनसॉल्युबल होंगे। और जनरली जो तुम्हारा मेट्राइन ग्रुप होगा वो वाटर सॉल्युबल ग्रुप कहलाएगा। थेरापेटिक एफिकेसी क्या होती है इसकी, हम ऑक्सीटोसिस पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन का काम कराने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो पोस्टपार्टम हेमोरेज होता है, मतलब डिलीवरी के बाद, तुरंत डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है, जो एक कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसके पेन को कंट्रोल करने के लिए भी, मतलब उस टाइप की हेमोरेज को भी कंट्रोल करता है ये, ठीक है। उसके बाद माइग्रेन में एनाल्जेसिक ट्रीटमेंट का भी काम करता है ये, ठीक है। एर्गो दो चार यूज लिख दोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हारे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स खत्म हो गए। किसी को कोई डाउट है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछो, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा मिसलेनियस ड्रग्स, ठीक है। पढ़ने की क्षमता है, इसको कंटिन्यू करूं मिसलेनियस ड्रग्स को, ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा वरना ओवरलोड हो जाए, हाँ मैम, ओवरलोड। ठीक है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं फिर, ठीक है। लेकिन जितना भी अभी पढ़ाया है वो एक बार दिमाग में बिठा लेना। एक बार ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तो इसके सारे के सारे नोट्स मैं एक बार में सर को प्रोवाइड करा दूंगी, सर से आप लोग कलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। चलो ठीक है, फिर मंडे को क्लास कंटिन्यू करते हैं अपनी, ठीक है। थैंक्स मैम। गुड नाइट, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट मैम।